और हम आपको लिए चलते हैं जियो न्यूज के मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में, जहां उसामा और हुमा मौजूद हैं। उसामा और हुमा, लाहौर की जीनत की आहें तो आज सेनेट में भी सुनी गई हैं और हम यकीन है कि आज आपके प्रोग्राम में इस पर खास तौर पर बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। इस पर बात करेंगे। वाकयात इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों को जलाए जाने के, क्या होना चाहिए, क्यों ये हो रहा है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे आज। इसके अलावा हमने जैसे कि वादा किया है कि आप लोगों को रमज़ान में ख़ास तौर पे काफ़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करवाएंगे कि ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फलाही इदारे क्या क्या काम करते हैं। तो एक वन बाय वन एक एक करके हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें लगते हैं वो आपके सामने लाएंगे। लिहाजा आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। और एक और चीज़ जो रमज़ान के हवाले से जो भी पाकिस्तान में रहता है उसको पता होगा, रमज़ान में नाइट क्रिकेट जो होती है, जिसको स्ट्रीट क्रिकेट भी कहा जाता है, वो बहुत पॉपुलर हो जाती है। और उसामा ने कुछ ऐसी नाइट क्रिकेट में पार्ट लिया, तो लिहाजा हम वो भी आपको दिखाएंगे। और हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हम सामने लेकर आएंगे। और आज तो हमने एक मूवी टीजर भी आपको दिखाना है, और वो किसका है ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। एबटाबाद की अम्बरीन, मरी की मारिया और लाहौर की जीनत को जिंदा जला दिया गया। बहुत शोर मचा, बहुत बातें हुई, लेकिन ये सिलसिला बंद ना हुआ। अब कसूर की एक लड़की को भी आग के शोलों की नजर कर दिया गया। लाहौर की जीनत से मुतालिक अब ये बात पता चली है कि जब इसे जलाया गया तो वो जिंदा थी। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ के शीरीन मज़ारी पर जाती हमले, वजह कहीं NA 110 का मुतवक्के फैसला तो नहीं, खोज लगाएंगे। और MNA नाराज थे, अब MPA भी नाला है। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान तहरीक इंसाफ के लिए मामला चलाना आसान नजर नहीं आ रहा। इमरान खान को मामला सुधारना होंगे। इमरान खान मुश्किल में आते नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी खास तौर पर। पहले हमने बात की थी MNA से जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने उनकी बात सुनी है, लेकिन अब MPs भी नाराज हो गए। मुझे बहुत इस बात की, और आई एम श्योर इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स भी हैं जो उनको इतने अरसे से देख रहे हैं, उनको भी इस बात पे बड़ा दुख होगा कि KP को खास तौर पे काश वो एक एग्जाम्पल बनाते, रोल मॉडल बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो भी बड़ी अफसोसनाक है। मुल्तान में एक घर में घुसकर नामालूम अफराद ने मियाँ बीवी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो दोनों और उनके 2 बच्चे झुलस गए हैं। तेजाब फेंकने का वाक़या हुआ शुजाबाद के इलाके मिराली वैन में, जहां तेजाब फेंका गया है इन दोनों मियाँ बीवी पर, और इससे इनके बच्चे भी झुलस गए हैं। और पुलिस ये बता रही है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मुल्ज़िमान को तलाश किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले का वाकया है, और इस तरह के वाकयात होते चले जा रहे हैं मुसलसल। इस पर हमने आगे भी बात करनी है। और अभी आप मनासिर भी देख रहे हैं, मियाँ बीवी पर तेजाब फेंका है। कौन लोग थे ये, उन्होंने ऐसा क्यों किया, और पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। शहादत हुसैन हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ है मुल्तान में जी न्यूज के। शहादत, ये कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया है, मुल्ज़िमान के बारे में कुछ पता चला है? उसामा मुल्ज़मान का तो अभी पता नहीं चल सका है। आपने अभी प्रोग्राम बड़ा अच्छा शो जो है वो शुरू किया है, लेकिन उसका आगाज जो है एक बुरी खबर से ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है, हमने ये देना है। ये मुल्तान की तहसील है शुजाबाद, उसका इलाका है मुराली वैन। वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि पूरा घर था वो, जिस तरह देहाती इलाके में होता है कि बाहर सो रहे होते हैं सारे चारपाइयाँ डालकर, तो ये अपना पूरा घर भी बाहर सो रहा था चारपाइयाँ डालकर के नामालूम अफराद आए हैं। मोटरसाइकिल सवार थे 2 अफराद जी। उन्होंने जो 1.5 लीटर की प्लास्टिक की बोतलें होते हैं, ऊपर से मुंह कटे हुए थे उनके, उसके अंदर तेजाब भरा हुआ था, और पूरे घर के ऊपर जो वो डालकर वहां पर फरार हो गए। कोई इनकी किसी से दुश्मनी, इन्होंने किसी पर शक जाहिर किया है मियाँ बीवी ने, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने अपना बयान तो दे दिया, लेकिन अभी तक उनको खुद समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। तो अभी ना किसी के साथ दुश्मनी उन्होंने जाहिर किया है, ना ही कोई पुरानी रंजिश जो है वो जाहिर की है। उन्होंने यही बताया कि हम सोए हुए थे, कोई नामालूम अफराद आए हैं, यकदम उन्होंने तेजाब फेंका और वहां से मोटरसाइकिल के ऊपर फरार हुए हैं। शाहिद है जो इस घर का कफील है, वो जो मेहनत मजदूरी करता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, इंतहाई गरीब ये लोग हैं। उसकी बीवी इकरा वो भी साथ सोई हुई थी, जबकि 2 मासूम छोटे
छोटे से बच्चे हैं। उसामा तो एक की उम्र 2 साल है, एक की उम्र 1 साल है, अलिशबा और एक जहरा है, 2 बेटियां हैं। शहादत, ये भी बताएं कि ये करते क्या है ताकि कुछ प्रोफाइल इनका पता चले, क्या रेजिडेंशियल एरिया था, घर कैसा था, कुछ डिटेल दें। हुमा रेजिडेंशियल एरिया है, मुराली वैन का ये इलाका है, घर हैं बहुत सारे, जिस तरह एक मोहल्ला टाइप होता है इस तरह का एक मोहल्ला है मुराली वैन का। उस घर के अंदर सोए हुए थे, जिस तरह एक छोटी छोटी दीवारें होती हैं, कच्चे पक्के घर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह का है कि छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था, उस छोटी दीवार थी, उस दीवार के ऊपर बैठकर उन्होंने तसल्ली से इनके ऊपर तेजाब फेंका और वहां से आराम कूद कर जो है वो फरार हुए हैं। पुलिस जो है पूरे बच्चों की हालत, इन दोनों मियां बीवी की हालत खतरे से बाहर है। बीवी के ऊपर काफी तेजाब है, उसके जिस्म के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, सर के ऊपर भी है, चेहरे के ऊपर तेजाब गिरा है। जो शोहर है शाहिद, उसके बाजुओं के ऊपर जो है वो तेजाब गिरा है, उसकी हालत तो खतरे से बाहर है। बीवी, जबकि 2 जो बच्चे हैं छोटे, उनके ऊपर छींटें पड़ी हैं तेजाब की, उनकी हालत तो खतरे से बाहर बयान की जाती है, लेकिन जो बीवी है उसके ऊपर तेजाब जो है वो सामान ज्यादा गिरा है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक शहादत हुसैन, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज मुल्तान। आपने हमें इस खबर की तफसील दी। हम उम्मीद करते हैं कि मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सख्त सजा दी जाएगी ताकि इस तरह ना हो। ये भी किसी को कत्ल करने से कम नहीं है कि उनका चेहरा झुलस जाता है। छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ इस तरह किया गया है, पूरे घराने के ऊपर तेजाब फेंका गया और वो झुलस गए हैं। इसकी तफसील जो भी इस बारे में होगी वो भी हम आपको बताएंगे। एक और वाकया जो दिल दहला देने वाला सामने आया है। हम कल ऐसे एक वाकये पर बात करें तो हमने सोचा था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और खास तौर पे अगर तेजाब की बात हो तो ये ऐसे क्राइम्स के ऊपर इतने बिल्स पास हो चुके हैं, इतने लॉज पास हो गए। एक तो तेजाब का इतना आसानी से मिलना, दस्तयाब होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा लॉज हैं कि आप तेजाब नहीं बेच सकते किसी को। ये पूरे मुल्क में ऐसे लॉज हैं। और बड़ा अफसोस हो रहा है कि सहरी एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं रमजान मुबारक में, जहां हम सब्र और तहम्मुल की बात करते हैं। बहरहाल अभी लाहौर में अजान फजर का वक्त होने वाला है, हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपसे मिलेंगे। लाहौर में सहरी का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन कराची समेत बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां अभी सहरी का वक्त बाकी है और इस दौरान कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, लेकिन कराची में कुछ नौजवान अभी क्रिकेट खेल रहे होंगे। बिल्कुल, और ये तो पूरे पाकिस्तान में ही होता है कि सहरी, और ये हालांकि टाइम बहुत कम होता है, लेकिन एटलीस्ट ये बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज होता है। और कल उसामा ने भी इस एक्टिविटी में पार्ट लिया, हिस्सा लिया, और उसामा भी गए और उन्होंने ये जो फ्री होता है सहरी से पहले वाला वक्त, वहाँ क्रिकेट खेली। जरा आप देखें और फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हुआ क्या। हाँ, बच गया। तरावियों के बाद रमजान मुबारक में आपने खाना हजम करना हो और सहरी तक आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूंगा, प्रॉपर नींद भी नहीं ले सकूंगा, सही तरह सो नहीं सकूंगा, तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप आएं और ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा लें। क्रिकेट हो रही होती है बड़े शहरों में, पाकिस्तान में, और टूर्नामेंट बाकायदा हो रहे होते हैं। लिमिटेड ओवर, मुख्तसर ओवर के मैच होते हैं और बाकायदा टीमें दूसरे मोहल्लों से आती हैं, कई जगहों से आती हैं और लड़के आपस में मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते तो आप तमाशाई हो सकते हैं, आप स्पेक्टेटर हो सकते हैं और आगे आप इस तरह क्रिकेट एंजॉय कर सकते हैं। बैटिंग तो हो गई, आपको पता है बॉलिंग भी करानी पड़ती है और इतने अरसे बाद मैं बॉलिंग करवा रहा हूँ और भी मैंने ज्यादा बॉल्स नहीं कराई, ज्यादा गेंदें नहीं फेंकी, लेकिन मेरे कंधे में दर्द शुरू हो चुकी है। और वसीम अकरम साहब ने उस दिन मुझे ये कहा था कि जब काफी अरसे बाद आप बॉलिंग करवा रहे हो तो फिर दर्द रहती है 2-3 दिन, लेकिन क्या करें, अब शौक पूरा करना है तो कुछ ना कुछ दर्द तो सहनी पड़ेगी। तो बैटिंग मैंने कर लिया, मेरी बॉलिंग की बारी है। अगर आपको लगता है कि गेम बहुत आसान है क्योंकि ओवर्स कम होते हैं, जगह कम होती है, ज्यादा भागना नहीं पड़ता, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप ये पसीना देख रहे हैं, सिर्फ विकेट कीपिंग करें अगर आप, और आप चंद बॉल्स करवाएं, एक ओवर भी करवाएं और क्रिकेट खेल रहे हो आप, इस मौसम में आप बैटिंग भी कर रहे हो तो पसीने छूट जाते हैं। तो अच्छा तरीका है टाइम पास करने का, एंजॉय करने का, हेल्दी एक्टिविटी है। तो नौजवानों, अगर आपके पास टाइम हो तो बजाय आप ऐसे इसको वक्त को ज़ाया करें, तो ये अच्छा तरीका है कि आप तरावी के बाद आएँ, सहरी तक आप क्रिकेट खेलें। तो देखते हैं, इस तरह से हम और बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।
अच्छा, मैंने आपको ये बताना है, मैंने ये नहीं देखा हुआ था, लेकिन उसामा कल से लगे हुए हैं कि भाई मेरी दर्दें निकली हुई है और चुक निकल आई है, तो ये हो गया, पता नहीं क्या क्या हमें बताए थे कि क्रिकेट खेल के आए। मतलब 10-10 इफ नॉट 20-20 साल छोटे बच्चों के साथ आपने क्रिकेट खेली है और ऐसे नखरे के पता नहीं क्या क्या हो गया। उसामा क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ प्रैक्टिस इतने अरसे बाद, पता नहीं 10-15 साल बाद अगर आप जाकर क्रिकेट खेलने लग जाएंगे और अचानक, और मैं आपको बता दूं बड़े टैलेंटेड लड़के थे ये, ऐसी बात नहीं है, बहुत टैलेंटेड थे। विकेट कीपर तो माशाल्लाह जो 10 साल का 11 साल का आपके पीछे खड़ा था वो तो नजर आ ही गया कि कितने टैलेंटेड थे, आई एम श्योर होंगे। लेकिन हमारे शो पे मतलब वसीम अकरम, आफरीदी, शोएब अख्तर, मतलब आप यू नेम इट, और ये लोग आए और उसामा ये आपने रिप्रेजेंटेशन दी है टीम जियो पाकिस्तान की, मतलब क्या करते हैं आप? देखिए बॉलिंग करवा दी मैंने और कीपिंग भी अच्छी की, इतनी तेज गेंद करा रहे थे कि पकड़ना भी मुश्किल था। नेक्स्ट टाइम आप चली जाइए, आपको इतना आसान लग रहा है ना, अगली दफा भाईजान इस उम्र में यही होता है, इट्स ओके। मतलब कितना आसान है कि इस तरह बोलना कि जी हम खेल के आएंगे क्रिकेट और ये वो, हमने देख लिया है, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। लेकिन जो दर्दें उसामा की निकली हैं, मैं थोड़ा सा रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज कभी मैं घर में कुछ कुकिंग कर रही हूँ, कुछ थोड़ा सा मतलब आग भी लग जाए, थोड़ा सा जल भी जाओ, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। लिहाजा जो हम आगे आपको बात बताने जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बिल्कुल हैरानी होती है जब हम इस तरह की कोई खबर लेकर आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो हम यकीनन ये सोच रहे होते हैं कि शायद आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक और वाकया सामने आ जाता है और उतनी ज़्यादा हमें परेशानी होती है कि इसके किस तरह रोका जाए। ये बात असेंबली में भी होने लगी है। अब एबटाबाद की अम्बरीन, मरी की मारिया और लाहौर की जीनत को जिंदा जला दिया गया। बहुत शोर मचा, बहुत बातें हुई, लेकिन ये सिलसिला बंद ना हुआ। अब कसूर की एक लड़की को भी आग के शोलों की नजर कर दिया गया। लाहौर की जीनत से मुतालिक अब ये बात पता चली है कि जब इसे जलाया गया तो वो जिंदा थी। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। अफसोसनाक बात यह है कि जीनत को इसी की मां ने जलाया, जिसने इसे अपने हाथों से पाला पोसा था। महल्लेदारों का कहना है कि उन्होंने जीनत की चीखें सुनी, मगर किसी को घर के अंदर घुसने नहीं दिया गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है कि जब जीनत को आग लगाकर मारा गया तो उस वक्त घर में लड़की की मां, भाई और भाभी मौजूद थे। लड़की को मारने में इसका भाई भी पेश था। अभी इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं रही कि कसूर का वाकया सामने आ गया, जहां मुबैना तौर पर ससुरालियों ने बहू को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। नादिया एक बच्चे की मां भी है। वारदात के बाद शौहर और सास भाग गए। महल्लेदारों ने बुरी तरह झुलसी हुई नादिया को लाहौर जिना अस्पताल पहुंचाया, जहां वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। और लाहौर के जिना अस्पताल के बाहर मौजूद है जियो न्यूज़ आजम मलिक, उनसे इस बारे में बात करते हैं। आजम, पहले तो इस लड़की के बारे में बताएं, इसकी हालत कैसी है इस वक्त? जी उसामा, 24 साला नादिया को तशवीशनाक हालत में यहाँ पर लाया गया था। एक्सपर्ट जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, उनका ये कहना है कि कोई भी पेशेंट जो है जलने वाला, ख़ास तौर पर जो मरीज़ होता है, जो इंजर्ड हुआ होता है, अगर वो 30% से ज़्यादा से ज़्यादा जल जाए तो उसके बचने के चांसेस जो हैं वो लेस होते जाते हैं। तो ये खातून 24 साला नादिया को यहाँ पर लाया गया है। 80% से ज़्यादा इसका जिस्म जल चुका था। ज़ाहिर है हम दुआ गो हैं, जो जिन लोगों ने सुना वो भी दुआ गो हैं, उसके घर वाले भी दुआ गो हैं कि वो अल्लाह करे वो बच जाए। लेकिन डॉक्टर्स भी अपनी बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। मतलब इसके पीछे स्टोरी क्या है, हुआ क्या? मतलब 1 साल, ये भी कोई नई नवेली दुल्हन भी नहीं थी, 1 साल की आप कह रहे हैं बच्ची भी है, तो क्या जहेज का मामला था, बन नहीं रही थी, मतलब क्या माजरा क्या है? हुमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसे ही मामलात हैं। सास बहू और हमारे जो घरों में जो मामलात होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। जहेज नहीं मिलता, या नौकरी का प्रॉब्लम रहता है, या जो बीवी होती है उसको अखराजात के लिए पैसे चाहिए होते हैं, हस्बैंड काम नहीं कर रहा होता। तो यही मामलात है। पिछले 10-11 सालों में हम हर रोज़, जैसे उसामा इससे पहले बात कर रहे थे, कि हर दफ़ा ये कहा जाता है कि शायद अब ये इंसिडेंट नहीं होगा। हमने भी हज़ारों इंसिडेंट देखे हैं जलने के, जहाँ पर लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि शायद अब ये इंसिडेंट नहीं होगा। अम्बरीन का वाकया हुआ, मरी का वाकया हुआ, फिर जीनत का वाकया हुआ, ये वाकयात रुक नहीं रहे। लगता यूं ही है कि जैसे कोई अभी नादिया के घर वालों में से इसके माँ बाप, बहन भाई में से कोई आया अस्पताल, उसने कुछ कहा? जी, उनके वालिद जो अब्दुल वहीद हैं वो यहाँ पर हैं, वो केयर कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ वो मुशावरत भी कर रहे हैं। उनके बाप अब्दुल वहीद का ये कहना था कि 1.5 साल जब से ये शादी हुई तो छोटी मोटी अनबन तो रहती थी, और उनकी बेटी उनको बताया करती थी कि उनके जो सास हैं और उनके जो शोहर हैं वो उनके ऊपर जो हैं वो छोटा मोटा तशद्दुद करते हैं, लेकिन इस हद तक जा सकते थे इसका अंदाज़ा नहीं था। उनका ये कहना है कि उनको नहीं लगता कि जहेज़ का कोई वाक़या है, लेकिन उनकी बेटी ये ज़रूर बताती हैं कि कोई ना कोई झगड़ा जो है वो रहता था, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता था। और ये तशद्दुद मुबैना तौर पर उनका ये कहना है कि इस हद तक ज़्यादा हुआ कि उनके घर वालों ने, सास और उसके शोहर ने उन्हें जिंदा
जला दिया और दोनों मफरूर हैं। पुलिस का ये कहना है कि अभी तक कोई बाकायदा FIR तो नहीं काटी, ना ही इनके कोई लोग जो वालिदैन हैं अब्दुल वहीद वो गए हैं थाने, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी आजम, ये भी बताएं कि कल ही हम ये एक और खौफनाक किस्म की खबर बता रहे थे जीनत की, जहां उसकी मां ने उसे जला दिया। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। उसके केस में क्या पेशरफ्त है? जी देखिए हुमा, उस केस में जो पेशरफ्त है, उसकी मां परवीन बीबी और उनके बहनोई जफर जो हैं वो गिरफ्तार हैं, लेकिन भाई जो मेन कल्प्रिट कहा जा रहा है, जो उसके हस्बैंड हसन की तरफ से कहा गया कि उसके भाई और बहनोई नहीं चाहते थे कि ये लड़की वापस जाए, बहाने से बुलाया गया और कहा गया कि सुलह सफाई के साथ इसका निकाह कर दिया जाएगा, रुखसती कर दी जाएगी। उनका ये कहना था कि मोहल्ले में शायद उनकी बड़ी बदनामी हो गई है, लेकिन जब उसे बुलाया तो उसे जिंदा जला दिया। देखिए ये जो 17 साल लड़की थी, जीनत थी, अगर आप उसकी तस्वीर भी देखें तो वो सेहतमंद लग रही है, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है, और जो माँ है वो कमजोर लग रही है, बूढ़ी औरत है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि माँ ने उसे पकड़ा और जलाया हो। यकीनन जो बहनोई है मुबैना तौर पर और भाई जो है वो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। और जो अभी तक की रिपोर्ट है उसमें तो असरात धुएं के मिले हैं, पाँव नहीं थे जले हुए, बाकी वो सारी जली हुई है। ये सवालात हैं कि उस अकेली को उसे कैसे जलाया गया, ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आजम मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से इन वाकयात के बारे में बताया, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सजा मिलेगी। जो लोग ये कर रहे हैं उन लोगों को सजा मिलेगी। नादिया को जिन लोगों ने जलाया है उनको भी सजा मिलेगी, जीनत को जिन लोगों ने जलाया उनको भी सजा मिलेगी, और इस पर कानून साजी भी मजीद सख्त होनी चाहिए। और उसके लिए कौमी असम्बली में हमारे जो रहनुमा हैं उनको बैठकर सोचना। और इससे पहले ये शो शुरू होते ही हमने आपको एक और भी खबर दी थी, बिल्कुल इसी टाइप की थी, जिसमें मुल्तान के करीब एक जगह एक फैमिली पे तेजाब भी फेंक दिया। उसामा, कल अगर जिन्होंने हमारा शो देखा हो तो आपने देखा होगा कि शर्मीन उबैद चिनॉय, जो कि ऑनर किलिंग्स पे डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, ऑस्कर विनर हैं, उनका भी यही कहना था कि जब तक सजाएं नहीं होंगी, जब तक डिटर नहीं किया जाएगा, जब तक कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किए जाएंगे, ऐसे इंसिडेंट्स का कम होना बहुत मुश्किल है। और अब आप देखें इसी शो पे हम रोज एक नई आपको खबर देते हैं जो उसी वक्त हुई होती है, यानी ये सब कुछ हो रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमे चलने चाहिए और जल्दी और सख्त सजा इनको होनी चाहिए। कौमी असम्बली की बात करते हैं, हमारी टॉप स्टोरीज में शामिल एक और खबर, बड़ी अहम खबर। ख्वाजा आसिफ के सामने तहरीक इंसाफ का बंदा आ जाए तो फिर वो सारे अदब और अदाब भूल जाते हैं, खास सामने कोई भी हो। उन्होंने जिस तरह श्रीमती के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहे, कहने वाले कहते हैं इस गुस्से की वजह कहीं NA 110 का मुतवक्किल फैसला तो नहीं, क्योंकि PTI दावे कर रही है कि ख्वाजा साहब के हाथ से सीट जाने वाली है। 1 जून 2016 इमरान खान ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि NA 154 और NA 122 की नादा रिपोर्ट की तरह NA 110 की रिपोर्ट मिलती जुलती है, लगता है कि ख्वाजा आसिफ की विकेट भी गिरने वाली है। उन्होंने वजाहत की कि रिकॉर्ड में 35,000 वोटों का कुछ पता नहीं। इमरान खान ने अवामी इज्तिमा भी कई बार यही बात दोहराई। 3 विकेटें गिर गई थी, अभी चौथी विकेट गिरने वाली है। ख्वाजा आसिफ 30,000 जाली वोट निकली है, 30,000। अभी चौथी विकेट भी गिरेगी और इंशाल्लाह हम ये साबित करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने मिलकर नून लीग के साथ तारीखी धांधली की थी। बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट में धांधली केस की समाअत हुई। PTI के उम्मीदवार उस्मान डार के वकील बाबर रवान का कहना था कि हल्का 110 के 29 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड गायब है। इस पर चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड गायब होने से सारा इलेक्शन मशकूक हो जाता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन और नादरा से गुमशुदा रिकॉर्ड की तफसील भी मांग ली। अब ये धांधली केस का गुस्सा है या PTI का तर्ज सियासत? ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ को लताड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में इमरान खान को मीसना तक कह दिया था। पंजाबी में कहते हैं मीसना, किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है और लोगों को गालियां देते रहे। मीसना जो होता है वो आप चले उर्दू या पंजाबी में, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। पंजाबी के जो अल्फाज हैं बाज जो हैं वो सिर्फ पंजाबी में उसका मतलब समझाया जा सकता है। चले आप इसको वापस ले लें। लेकिन इनको अगर इन्होंने माइंड किया है तो मैं वापस ले लेता हूं। और बुध को तो हद हो गई। ख्वाजा आसिफ लोड शेडिंग पर बात करना चाहते थे। PTI की रुकन असेंबली शीरी मजारी ने बोलना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ को इतना गुस्सा आया कि उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली के नाम से मुखातिब कर दिया। गार्डन से संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, बैठ जाओ। ऑर्डर इन द हाउस। ट्रैक्टर ट्रॉली में चुप कराओ जरा। ख्वाजा आसिफ को यह बयान खासा भारी पड़ा। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से शदीद तनकीद के बाद इन्होंने गैर मशरूत तौर पर माफी अपने कहे की मांगी, लेकिन किससे ये वाजे नहीं किया।
हैकलिंग हुई और कॉन्टिन्यूसली हैकलिंग हुई और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था, तो एक फितरी अमर था कि मैंने रिस्पॉन्ड किया और मैं समझता हूं कि मैंने अपने रिस्पॉन्स में तजावुज़ किया और सिचुएशन जो डेवलप हुई वो नहीं होनी चाहिए थे और जो मैंने रिमार्क्स दिए वो मुझे नहीं देने चाहिए थे। मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ अपॉलोजाइज किया है। मैं फ्लोर पे भी अपॉलोजाइज करता हूं। पीनी मजारी ने इस मुआफी को अपने साथी अरकान की तरह कबूल करने से इनकार करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। मिस्टर स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरा नाम लेके इन्होंने मेरे पे तंज कसे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज की है। डिसेंसी होती कि ये मुझे अपॉलोजाइज बाय नेम करते, जैसे मेरे पे बाय नेम और हैकलिंग जेंडर बायस नहीं होता तो फिर इन्होंने जेंडर बायस क्यों यूज किया? जब सारे ऑपोजिशन वाले हैकल कर रहे थे, इन्होंने बाय नेम मुझे टारगेट किया और मैं समझती हूँ डिसेंसी डिमांड करती है कि कोई बेसिक इनमें जैसी डिसेंसी होती तो बाय नेम अपॉलॉजी करें। ये अपॉलॉजी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ना मुझे, ना मैं समझती हूँ मेरी पार्टी को, ना ऑपोजिशन की विमेन को, विमेन पार्लियामेंटेरियंस को। बाय नेम उन्होंने मुझे अटैक किया था। अपॉलॉजी शुड बी डन बाय नेम। वैसे कोई भी ऐसी बात करता ही क्यों है जिसमें माफी मांगनी पड़े? और आई एम सॉरी, लेकिन ख्वाजा आसिफ को देख के आई कैन ओनली से लुक्स कैन बी सो डिसीविंग। मतलब वो इतने वेल ड्रेस्ड हैं, इतने वो उनका मैनरिज्म देखें, अगर उनको देखें वैसे बात करते हुए तो वो इतने धीमे लगते हैं। वो लगता है मतलब ही मैचेस हिज लुक्स, ही इज अ गुड लुकिंग मैन। लेकिन अगर जबान ऐसी हो, मतलब अल्फाज ऐसे निकले तो एकदम से बंदा शौक हो जाता है। यू आर आर रोल मॉडल्स, मतलब आप लोगों को कुछ प्रेसिडेंट सेट करने चाहिए हमारे लिए, और अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो आई डोंट नो। बहुत पहले भी आपने बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया था और फिर अब ख्वाजा आसिफ साहब ने माफी तो मांग ली है, लेकिन उनके इस गुस्से के पीछे ये जो जुमले उन्होंने कहे, इसके पीछे राज क्या था? किस बात पर उनको गुस्सा था? वो कोई परेशान थे? इसी बारे में हम बात करेंगे। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के हल्के का हतमी फैसला अब चंद ही दिनों की बात है। ये सीट क्या उनके हाथ से जा सकती है? इमरान खान तो ये कह रहे हैं। इसी बारे में बात करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। बिल्कुल, और आपसे सबसे पहले, आपकी तो काफी कड़ी नजर है, काफी देर से आप इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं। बताएं कि NA 110 सियालकोट के केस की अब तक क्या तफसीलात हैं आपके सामने? जी, इस मुकदमे में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने उस्मान डार, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियालकोट से उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए ख्वाजा आसिफ के मुखालिफ, उनकी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इंतखाबात मुस्तरद कर दी है। जबकि 2014 में, मई 2014 में उन्होंने इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और उसमें उनका मौक़िफ़ यही है कि जो NA 110 है उसके इंतखाबात में 2013 के आम इंतखाबात में 10 पोलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ पर धांधली हुई, जिससे मजमूई तौर पर इंतखाबी नताइज तब्दील हुए। लिहाजा यहाँ पर इंतखाबात जो है इनको कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाब करवाया जाए। इस पे क्योंकि आपको याद होगा मई 2014 में ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब भी तकरीबन 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में आए हुए। और इसके बाद एक अवामी तहरीक शुरू की थी तहरीक इंसाफ ने, फिर जुडिशल कमीशन बना मुनज़्ज़म धांधली के इल्ज़ामात पर, फिर उसके बाद इस मुकदमे की समाअत जो है वो होना शुरू हुई। सिद्दीकी साहब, नादरा और इलेक्शन के रिकॉर्ड में और क्या कुछ सामने आया अब तक? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हो सकता है कि जो मवाद है जो मिसिंग है वो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ सूबाई असम्बली के हल्के में भी इंतखाब लड़ रहे थे, तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड जो है वो कहीं दूसरे बैग के अंदर चला गया हो। तो 1 हफ्ते का वक्त दिया है। जबकि नादरा का जो है, नादरा से ये अदालत ने पूछा है कि जो क्रॉस के निशानात लगाए गए थे उसके हवाले से तहरीरी तौर के ऊपर जवाब दाखिल किया जाए। जब इसी नादरा की रिपोर्ट के हवाले से एक बड़ी अहम बात यह भी हुई थी कि उस्मान डार के वकील बाबर अवान ने जब बहुत सारे एतराज़ात उठाए तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फिर ठीक है, अगर आपको नादरा की ये रिपोर्ट मंजूर नहीं है तो हम इसको डिस्कार्ड की कर देते हैं। तो अब जो है मामला जो है वो आइंदा हफ्ते जो है वो समाअत। अच्छा क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ऑब्वियसली हम सारे चाहते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो है वो इस टेंशन से निकल आए, बिकॉज इट इज़ रियली अफेक्टिंग हिज पर्सनैलिटी ऑल्सो। और ज़बान की जो हम बात कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली इस किस्म की जली कटी बातें निकलना स्टार्ट आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस केस को मुकम्मल होने में और इसका फैसला सामने आने में कितनी देर अब लगती है? जो हमारा तजर्बा है उस हवाले से अगर देखा जाए तो किसी न किसी वजह के ऊपर मुकदमा जो है वो मुलतवी होता रहा, लेकिन अब जो है वो तमाम
चीज़ें जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। नादरा की रिपोर्ट आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब भी बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर आ चुका होगा। तो अब ये इन तमाम के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि अगर मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत कर दी अगले हफ्ते, तो फिर 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन के अंदर इस मुकदमे का उस समाअत के शुरू होने के बाद फैसला हो सकता है। बहुत अगर शुक्रिया, कोई बहुत शुक्रिया रखना बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब। यानी अब वक्त कम ही रह गया है, 2 साल से ज्यादा इस केस को हो चुके हैं। मई 2014 में ये केस शुरू हुआ था। अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। बहरहाल फैसला सामने आ जाएगा और इमरान खान अब तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में आएगा और ख्वाजा आसिफ को ये सीट छोड़नी पड़ेगी। कितनी टेंशनाइजिंग गेम है ये पॉलिटिक्स के। इंसान की पर्सनैलिटी किस किस तरह से टेस्ट होती है और क्या क्या चीज़ें, मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली पेशेंट। और ख़ास तौर पे मुझे लगा कि ऑब्वियसली माशाल्लाह हमने अपनी हुकूमतों में देखा है और अपने पॉलिटिशियंस में भी देखा है कि लेवल्स किस तरह गिरते जाते हैं। कहीं बातें हो रही हैं, किसी को अक्यूज़ करना हो, लेकिन इस तरह ख़वातीन के अगेंस्ट इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करना, चाहे जो भी हो, मतलब इतना लो लेवल ले जाना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। आपको नहीं पता कि कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, हाउ डिसअपॉइंटेड दे वुड बी। काफी है। आप बहुत जज्बाती हो जाती है ख़वातीन की बात करें के मामले में। आपको पता है मैं पर्सनली ले जाता हूं। आपका मूड अच्छा कर लेते हैं, कुछ खाने की बात कर लें। ओसामा really knows the way to my heart, it's food obviously। और आज हम आपको जो रेसिपी दे रहे हैं वो है काट्सू चिकन। अब ये क्या चीज़ है ये आप खुद देख लें और इसके बारे में फिर हम बात करते हैं। चिकन के 4 बड़े बोनलेस पीस लेकर उन्हें चपटा कर लें। नमक, काली मिर्च और नींबू का जूस लगाकर 45 मिनट के लिए रख दें। 2 अंडे फेंटकर नमक और दूध डालकर मिक्स कर लें। ब्रेड क्रम्स में गार्लिक पाउडर और पार्सले शामिल करें। चिकन पर पहले मैदे की तह लगाएं, अंडे में डुबोएं और ब्रेड क्रम्स की तह लगाएं। तलने के बाद चिकन को सावर क्रीम के साथ पेश करें। अरे वाह! कमाल बात यह है कि सहरी के वक्त ही हुमा अफ्तारी की तैयारी करवाना शुरू कर देती है सबको। कोई टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए और प्लानिंग तो मैं कहती हूँ उसी वक्त स्टार्ट कर लें जब पता है कि करना तो है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ की मुश्किलात की हम बात कर रहे थे, तो तहरीके इंसाफ भी मुश्किलात का शिकार है। इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। जियो पाकिस्तान में ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक में हुमा बहुत से प्लान्स बना रही थी कि आगे बात क्या करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि ये रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा है, इसलिए जिन बच्चों ने भी आज का रोज़ा रखा उनको भी बड़ा मज़ा आएगा कि एक तो पहला रोज़ा और वो भी पहले जुम्मे पे, तो ये अच्छी बात होगी। दूसरी बात जो हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, ऐसे मुझे फीलिंग हो रही है जैसे उसामा भी ऐसे, मतलब इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे भी कोई टेंशन हो रही है जैसे तबीयत मेरी नासाज है। तो हमें ये सोच रहे थे कि शुक्र है कि आप वीकेंड आ गया, अगर बीमार हो रहे हैं तो थैंक गॉड इट्स द वीकेंड। और तीसरा ये कि हम जरा मौसम का हाल आपको बता दें, क्योंकि ऑफ कोर्स वीकेंड है, और आपको ये भी बता दें कि आप अपनी वीकेंड प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। सो लिहाजा सबसे पहले तो जी महकमा मौसमियात के अंदाजे बताते हैं कि आने वाले 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में गर्मी का राज रहेगा। आई एम सॉरी, मैं कहना चाहती थी कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली रहेगा। लेकिन कुछ इलाके हैं जिनमें बादल जो है बरसने का मूड बना हुआ है, जैसे कि मालाकांड, हज़ारा, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बारिश हो सकती है। और इसी तरह फाटा और कश्मीर पे भी कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। यही नहीं, सिंध वालों के लिए भी अच्छी खबर है, जहां लाड़काना, हैदराबाद और बेनज़ीराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची की बात करें तो यहाँ सॉरी टू से दर्जा हरारत जो है वो 35 से 37 डिग्री तक रहेगा, लेकिन तेज़ हवाओं चलने से गर्मी की शिद्दत कम होगी। और रोज़ेदारों का जो रोज़ा है कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर होगा, लेकिन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि यहाँ थोड़ी सी भी बारिश हो सकती है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो आई होप कि इससे आप अपना वीकेंड बेहतर प्लान कर सकते हैं। हमने बात की थी, आपको याद होगा, एमक्यूएम की हड़ताल की कि कुछ वो मौसर नहीं रही, जिस वजह से वो हड़ताल की गई, वो सारा मामला क्या था, और उसके बाद अब रेंजर्स का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है जो आपको हमें बताना है। हुआ ये जी कि डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर का कहना है कि एमपीए मोहम्मद कामरान का मामला मुत्तहिदा कौमी सामने उठाया जा चुका है। जी न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा के मुताबिक डीजी रेंजर्स ने 30 अप्रैल की वो तफसीलात बताई हैं जब एमक्यूएम के वफ्द ने रेंजर्स के हेडक्वार्टर में रेंजर्स हुकाम से मुलाकात की थी।
डीजी रेंजर्स ने स्पीकर सिंध असेंबली को लिखा जाने वाला खत भी मुत्तहिदा के वफ्द को दिखाया। खत में बताया गया था कि कई गिरफ्तार अफराद ने MPA मोहम्मद कामरान से मुतल्लिक ताल्लुक का एतराफ किया है। मोहम्मद कामरान से मुतालिक गिरोह कत्ल की 142 वारदातों में मुलव्वस है। इनमें MQM हकीकी, सुन्नी तहरीक, बलोचों और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का कत्ल शामिल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रही। आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार मजहर कहना था कि हालिया सूरत हाल में MQM के पास ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। MQM को उनको पेश करना चाहिए, क्योंकि अब अगर वो पेश नहीं हुए तो फिर MQM के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। तो मेरा ख्याल है जहां और लोग पेश हुए हैं उनको पेश होना चाहिए। MQM को खदशा जाहिर है यही है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके वो 90 रोज़ के लिए गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन ये कि अब इस वक्त MQM के पास चॉइस बहुत कम रह गई है, मां सिवाय इसके कि उनको ये करना चाहिए। तो वाज़े तौर पे लग रहा है कि MQM के पास अब ऑप्शन कम हो गए हैं, बल्कि खत्म हो रहे हैं। तो मोहम्मद कामरान जहां भी हैं, MQM को उनको सामने लाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि आए और अपना दिफा करें। अदालत के पास जा सकते हैं वो, तो इसलिए उनके पास ये रास्ता है। और कराची के मौसम की जिस तरह आप बात कर रही थी, तो सियासी मौसम में भी बहुत सी तब्दीलियां आ सकती हैं। एक और मामला जो हमने बात की थी इससे पहले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अपने ही लोग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और इसी बारे में हम किससे बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं, हमारे गेस्ट हैं रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, और उनका तजिया जो है काफ़ी लोग उसका इंतज़ार करते हैं, लिहाजा उन्हीं से पूछ लेते हैं कि यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर अपने अरकान असेंबली की तरफ से कितने बड़े चैलेंजेस का सामना है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जब से हुकूमत में आई है और 3 साल हो गए हैं, उसको शुरू ही से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का सामना है। उनके अपने अरकान असम्बली जो हैं उनमें ग्रुपिंग है, और खास तौर पे जो वज़ीर आला हैं परवेज़ खटक, उनसे बड़ी शिकायतें हैं। पहले भी एक फॉरवर्ड ग्रुप बना था, ये सूबाई असम्बली के अरकान थे, उनकी बड़ी शिकायतें थी। फिर उनसे मुज़ाकरात हुए और उनसे एक डील हुई, और उनमें से कुछ को वज़ीर बनाया गया और कुछ को फ़ंड दिया गया, और कोशिश हुई कि उनको मना लिया जाए। तो जो बगावत हुई थी वो कुछ कम हुई, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि न सिर्फ MPAs बल्कि जो इनके MNAs हैं, कौमी असम्बली के अरकान हैं, कम से कम 5 अरकान हैं, तो वो भी काफ़ी नाराज़ हैं, और वो अपने आप को प्रेशर ग्रुप कहते हैं। वो कहते हैं कि वो नेगेटिव काम नहीं करेंगे, पौधे रहेंगे, लेकिन अच्छा, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आप बताएं कि इमरान खान साहब के पास आपको लगता है कि ये ऑप्शन है कि वो ये इस टेंशन को कम करने के लिए, इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को तब्दील कर दें? देखिए, मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो शायद ये इम्कान नहीं है, और अगर वो वज़ीर आला को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो फिर नए मसले पैदा हो जाएंगे। वज़ीर आला परवेज़ खटक जो हैं वो एक पुराने सियासतदान हैं, 30 साल से ज़्यादा उन्होंने सियासत की है, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, बाद में आफ्ताब शेरपाओ की जो पार्टी थी उसमें शामिल हुए, और अभी तहरीक इंसाफ में हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका अपना भी एक ग्रुप है, उनको अगर हटाने की कोशिश हुई तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। जी इमरान खान कोशिश कर रहे हैं, कल भी वो पेशावर आए थे, कि ये जो मसला है, जो अरकान असम्बली नाराज़ हैं, यानी पार्टी में अगर ये कोशिश होती है तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, पार्टी इस तरह का नहीं सोचेगी, लेकिन बाहर से तो हो सकता है। अकरम दुरानी साहब कह रहे हैं कि रातों रात वो हुकूमत गिरा सकते हैं परवेज़ खटक की, क्या ये मुमकिन है? देखें, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, अकरम दुरानी उसी पार्टी के हैं, मरकज़ी वज़ीर हैं, पहले वज़ीर आला रहे। उन्होंने ये कई बार कहा है कि वो यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा सकते हैं, और उनकी अपनी हुकूमत, मखलूत हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बन सकती है। लेकिन जो इनकी तादाद है उसको तो अक्सरियत हासिल नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ काफ़ी यहाँ पे कमज़ोर भी है और बटी हुई है। मुझे लगता नहीं है कि हिज़्ब इख्तिलाफ यहाँ पर हुकूमत बना सकती है। एक ही रास्ता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को तोड़ लें, उनको अपने साथ मिला लें, और मेरे ख्याल में ये भी मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता
ये ठीक है कि तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं, प्रेशर ग्रुप बन गए हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ देंगे या किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे या अपनी हुकूमत को गिराएंगे। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी, वज़ीर आला दबाव में रहेंगे, इमरान खान को बार बार पेशावर आना पड़ेगा ताकि अपने अरकान असम्बली को मनाएं। लेकिन ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि नहीं गिरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम यूसुफज़ई साहब आपका। यानी ये वाज़ेह है कि परवेज़ खटक साहब को कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है, उनको हटाया नहीं जाएगा, ना ही पार्टी के अंदर से और बाहर से भी ऐसा होता मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी ये टेंशन डिज़ोल्व होना बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली हम इसीलिए इधर बैठ के इस फोरम पे ये बात करें क्योंकि ये चैलेंजेस उभरते जा रहे हैं और ये इट्स बिकमिंग बिगर देन यूजुअल। इंसाफ के लिए मुश्किल हो रहा है। एक चीज़ जो मेरी इंसिस्टेंस पे हमने कहा टीम को ज़रूर डालें, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है सियासी बातों से। लेकिन देखें, जो कबूतर की जो आपने उड़ान है वो तो आपने देखी होगी, लेकिन जो मुकाबला अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो मतलब आपने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी। ज़रूर देखें और फिर हम इस पर बात करते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी फरमाइश पर है, बड़ी स्पीड है मतलब आप जरा ये मुकाबला देखें ना, एक मोटर बाइक है और एक मतलब कबूतर है। और मेरा ख्याल है कि ये यकीनन ये पालतू है, पाला हुआ है और तभी उसको सिखाया है कि किस तरह मोटरसाइकिल के साथ। और इसीलिए तो उसको फिल्म भी किया जा रहा है। लेकिन आई लव इट, मतलब मुकाबला हो तो किसी ऐसी चीज के साथ हो ना। देखिए मोबाइल के कितने फायदे हैं। मोबाइल आपके पास है और उससे आपने वीडियो भी बना ली, वो साथ साथ उड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये बाय द वे हमें किसी फैन ने तो नहीं भेजी थी, किसी ने भेजी थी या ये हमने खुद ढूंढी है? लेकिन ये मैं अपनी टीम से पूछ रही हूँ, मुझे बताएं कितना अच्छा लग रहा है। सियासत से बात आपने जो है ना कबूतर की कर दी है तो एक मूड जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है। नीचे नीचे भी जा रहा है वो, वैसे ऐसे रेस लगी हो, देखते हैं जीतता कौन है इस रेस। बहुत ही अच्छा। लेकिन ये मैं सोच रही थी कि शायद आप में से ही किसी ने हमें भेजी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी टीम ने खुद ये चीज़ ढूंढी है। और मैं आपको कहूँगी, आपको पता है हम फेसबुक पे भी हमेशा अवेलेबल होते हैं, ट्विटर पे तो है जियो पाकिस्तान टीवी के नाम से। आप हमें वीडियोस भेजा करें, ज़रूर भेजें। कोई अनहोनी अनोखी चीज़ आपने देखी हो, समथिंग दैट यू वांट कि इस पे अटेंशन लाई जाए, तो ज़रूर सेंड अस योर वीडियोस। और कबूतर के बारे में एक मुझे बात याद आ रही कि इसको अमन का भी निशान आप कह सकते हैं। वैसे तो फाख्ता को कहते हैं, लेकिन बहरहाल कबूतर से भी ये नहीं होता कि ये कोई बड़ा एग्रेसिव किस्म का है। तो अमन हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ पुरअमन रहे, लेकिन भारत की तरफ से इस तरह का कोई पैगाम नहीं आता। और अब उसने एक और रेस शुरू कर दी, एक और दौड़ लगा दी है जिसमें उसको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। जिस मुल्क के एटमी धमाकों के जवाब में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना था, आज वही मुल्क इस ग्रुप में शमूलियत के ख्वाब देख रहा है। मई 1974 में भारत ने एटमी तजर्बा किया तो दुनिया के कान खड़े हुए। नवंबर 1975 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना दिया गया। मकसद ये था कि एटम बम बनाने वाले मवाद के गैर कानूनी फैलाव को रोका जा सके। आज इस ग्रुप के 48 अरकान हैं और भारत इसका हिस्सा बनने के लिए बेचैन हो रहा है। पाकिस्तान भी इस ग्रुप में शमूलियत चाहता है। दीगर मुल्कों के अलावा रूस, बरतानिया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बाद अमेरिका ने भी भारत की हिमायत कर दी है। I indicated our support for India becoming part of the nuclear suppliers group, the abilities for technologies that are critical to India's development and prosperity being available. अलबत्ता चीन और तुर्की जैसे गिने चुने ममालिक ही पाकिस्तान के हामी हैं, लेकिन भारत के हवाले से अहम बात यह है कि ग्रुप में शमूलियत के लिए तमाम 48 अरकान की रजामंदी दरकार है। अगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भारत की शमूलियत रोक देते हैं तो कम से कम पाकिस्तान को इतना इत्मीनान जरूर होगा कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का रुकन बनकर मुस्तकबिल में इसके लिए खतरा तो नहीं बन सकेगा। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शमूलियत की भारतीय कोशिशों और पाकिस्तान की इस बारे में जो कोताहियां हैं, इस पर बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब, आपके ख्याल में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की शमूलियत को रोकने के हवाले से पाकिस्तान से कहां कोताही हुई? देखिए, अमेरिका ने तो भारत को 2010 में ये इंडिया दिया था कि वो उसमें शमूलियत की जो है ना हिमायत करेगा, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान ने इसकी एप्लीकेशन मई 2016 में दी है। तो ये 6 साल तक मैं क्या कहूँ कि हम सोए रहे थे या हमने डिले किया या क्या किया। तो एक तो ये 6 साल का वक्फा है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि चीन हमसे ज़्यादा इस बार वो लिहाज रखता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल ना हो जाए। और एक और बात जो पते की है वो ये है कि बावजूद इसके कि वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी पूरा हिस्सा नहीं बना है भारत, उसके बावजूद उसको एक एग्जेम्पशन मिली हुई है
कि वो अमेरिका के साथ जो है हर किस्म की लेन देन न्यूक्लियर के सिलसिले में कर सकता है। और अभी जो मोदी साहब गए थे अमेरिका, उन्होंने जो मुआहदे किए हैं उनमें एक मुआहदा ये भी है कि कुछ अमेरिकन रिएक्टर्स जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी फैब्रिकेशन हिंदुस्तान में होगी मेक इन इंडिया के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर हम थोड़ा सुस्त रवि का शिकार तो हुए हैं इस सिलसिले। वैसे जनरल साहब ये काफी अनफेयर साउंड करता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मेंबर स्टेट्स हैं एनजीएस की, उनको कुछ ऐसे प्री रेक्विजिट्स हैं उसमें पूरा उतरना चाहिए, जैसे एनपीटी को सिग्नेटरी होना चाहिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। इंडिया ने ये नहीं किया हुआ, भारत ने ये नहीं किया। अब अगर बताएं इस ग्रुप में भारत ज्वाइन कर लेता है तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? गो के मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का ये रूल है कि वो कंसेंसस के साथ नए मेंबर्स को शामिल करते हैं, और चीन अभी तक सीना सपर है कि जी उनको वो शामिल नहीं होने देंगे। चीन का बड़ा सिंपल एक असूली फैसला है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता है, और अगर कोई और मुल्क भी शामिल होना चाहते हैं तो जब आप कंसिडर करें इंडिया को, तो साथ जो दूसरे मुल्कों ने एप्लीकेशन दी हुई है उनको भी आप कंसिडर करें। तो पहली बात तो ये कि इसका इम्कान कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि हिंदुस्तान मुस्तक़बिल करीब में इसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि चूँकि उसको एग्जेम्पशन मिली हुई है तो वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो करता रहेगा, अभी भी कर रहा है। तो साफ ज़रा नुकसान तो ये है कि वो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ज़्यादा मॉडर्न होता चला जाएगा, उसमें उनका तजर्बा बढ़ता चला जाएगा, वो अपनी चीज़ें शायद एक्सपोर्ट भी कर सके उस टेक्नोलॉजी को। तो हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी है, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और मालूमात ऐड भी कर सकते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पीछे तो रह जाएंगे इसमें। अच्छा, एक भी सवाल है लोधी साहब कि इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुल्कों की हिमायत हासिल नहीं कर सका अगर भारत से मुकाबला करें, तो ये भी दोहरा मेयार नहीं है आलमी ताकतों का? ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये हमारी इकॉनमी, हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी, हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, बहुत सारी चीज़ें, और कुछ हमारी सुस्ती भी, तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलाकर ये बात ऐसे बनती है कि हम अभी तक कामयाब नहीं हुए। नाकाम मैं नहीं कहूँगा, कोशिशें जारी हैं, और मेरा ख्याल है कि देखें चीन हमारे साथ है, ये हमारी बहुत डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है। और अगर कुछ यूरोपियन मुल्कों को हमने साथ मिला लिया, अभी भी बहुत सारे मुल्क हैं जो इंडिया की मुखालफत कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, और भी कुछ ममालिक हैं। तो मेरा ख्याल अगर इनको भी हम ये बावर कराए रखें कि भी हमें भी कंसिडर किया जाए, इकट्ठे किया जाए, प्रिंसिपल की बुनियाद पे किया जाए, और अभी भी हमारी डिप्लोमेसी जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नहीं, हम कोशिश जारी रख सकते हैं और इंडिया को बाहर रख सकते हैं, या हम दोनों शामिल हो सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा जनरल साहब कि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को जमा करने का, उसको ऐड करने का बहुत हिमायत कर रहा है। अब ये कोई इंडिकेशन है पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के ऊपर? देखें, अमेरिका ने तो एक अपना फैसला कर लिया है, और वो फैसला बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सब पर यहाँ है, और वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान का इंतखाब कर लिया है इस इलाके में अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का। और उसकी वजूहात दो हैं, एक तो सी पैक है जिसमें पाकिस्तान और चीन बहुत करीब हो गए हैं, और एक स्ट्रेटजिक किस्म का मुआहदा है जिसका अफेक्ट अमेरिका समझता है कि इंडियन ओशन पर पड़ेगा, उनके ताल्लुकात पर पड़ेगा, और उन्होंने ये समझा है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जो कि उनका साथ इस इलाके में दे सकता है। दूसरी बात, अफगानिस्तान में जो खिफत उनको उठानी पड़ रही है उसमें वो पाकिस्तान को डू मोर कहकर, और पाकिस्तान करता भी रहा, हर काम करता रहा, लेकिन उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। अभी वो भारत को आजमाने का उन्होंने फैसला किया है। तो ये साफ ज़ाहिर है कि जब बिल्कुल उनकी टिल्ट भारत की तरफ हो गई है तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात मुतासर तो होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की पहली, बल्कि मुस्लिम ममालिकों की पहली मुसलमान खातून प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो लिहाजा आई थिंक वी टेक द लीड इन दैट। ऑलरेडी अमेरिका भी कर ले तो क्या ही बात है। हाँ, अमेरिका में पहली दफा स्याह फाम शख्स सदर बन चुका है बराक ओबामा, और अब एक दफा फिर डेमोक्रेट्स की तरफ से हिलरी क्लिंटन आ रही हैं, और पहली बार ऐसा होगा अगर वो सदर बन जाती हैं, और मेरा ख्याल है कि हो भी सकता है, बिकॉज आप देखिए ना कि रेस किन दो लोगों के बीच में हो रही है, इसलिए यू नेवर नो, हम उस डिबेट में नहीं घुसेंगे। लेकिन एक चीज जिस पे मतलब मैं जरूर कंसंट्रेट करूंगी, चूंकि मैं और उसामा आज जरा थोड़े से अपने 100% हेल्थ की पीक से नीचे हैं, तो लिहाजा मैं हेल्थ पे जरूर यहाँ कोशिश करूंगी कि लोग अपना ख्याल रखें। खासतौर पर रमजान मुबारक में खाने पीने की जो रूटीन है वो तब्दील हो जाती है, और कुछ अफराद जो हैं उनको ये शक होना शुरू हो जाता है कि ब्लड प्रेशर का मसला ना हो गया हो,
लिहाजा हम इस पर बात करेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आमिर हमीद खान साहब से। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएंगे, ये जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं वो पता चलता है कि बढ़ गया है या कम हो गया है, ये क्या एक बीमारी है? आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ब्लड प्रेशर का। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ एक मैं उसे बीमारी कहता हूँ हो गई है, और वो ये हो गई है कि हम ब्लड प्रेशर एपरेटस ख़रीद लेते हैं, कोई तोहफे में दे देता है, और फिर हम हर वक्त ब्लड प्रेशर अपना मेजर करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली कार की इंजन की तरह होता है। जैसे कार चलती है, तेज़ चलती है तो इंजन भी तेज़ चलता है। तो इसी तरह से जब हम चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या हमें गुस्सा आ जाता है या इवन खाना खाया होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर्स रिलेटिवली ऊपर जा सकते हैं। 24 घंटे में नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स वेरी करते हैं, उनमें उतार चढ़ाव होता है। तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एटलीस्ट आपने ये टेंशन तो क्लियर कर दी कि हमेशा ऊपर नीचे जाने से ये नहीं पता कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी हो, लेकिन ये भी बताइएगा फिर कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा है, एक बीमारी बन चुका है? ब्लड प्रेशर बढ़ा होना और कंटिन्यूसली बढ़ा होना कि जो आपके सारे के सारे ब्लड प्रेशर्स हैं वो 140-90 से ऊपर आ रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर डिजीज़ फॉर्म अख्तियार कर लेता है और वो रिस्क फैक्टर जो है दिल के लिए बन जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी तशख़ीस प्रॉपरली हो। ऐसे ही चलते फिरते हम घर में ब्लड प्रेशर चेक करके ये नहीं कहें कि ब्लड प्रेशर जो है हमारा बढ़ा हुआ है। शूट करना जहाँ तक ब्लड प्रेशर, बिल्कुल अगर मैं गुस्सा करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी या मैंने कॉफ़ी पी होगी या चाय ली होगी या इवन स्मोकिंग की होगी तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ब्लड प्रेशर की शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब हमें ये बताना, और एटलीस्ट इन्होंने टेंशन हमारी ये क्लियर कर दी कि जस्ट बिकॉज आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इट हैज़ टू बी वेरी कंसिस्टेंट। फिर आपको लगे तो आप जाएं और डॉक्टर से पता करें, रोज रोज एक तो चेक भी ना किया करें प्लीज। और अभी पाक रमज़ान ट्रांसमिशन देखते हैं और देखते हैं कि हर दिल अजीज रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। कम सुनाई देता है तो इसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि पहले किसी ENT के डॉक्टर्स के पास जाया जाए और उनका ओपिनियन लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इसी तरीके से सरकार दो अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है। और फिर एक ऐसी चीज़ कि औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 21 मरतबा पढ़ के जो है सरसों का तेल ले लीजिए, उस पर दम कीजिए, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सरसों का तेल ले लीजिए, 21 मरतबा उस पर पढ़ के जो है वो कान में लगाइए, इंशाल्लाह उसके मामले इंशाल्लाह। अच्छा, तो वैसे अब मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो सवालात होते हैं, ये जैसे मुलाकात हो गई दो मुर्दों की, आप ऐसी जनरली बताइएगा, इसको कोई बिल्कुल बहुत हैवी वेट क्वेश्चन मत ले लीजिएगा और हैवी डोज मत समझ लीजिएगा। शाह साहब, क्यों होता है ऐसा? मुर्दों की आपस में मुलाकात जब अगर हो रही है और भी ख्वाब में दिख रहा है तो लोग क्यों कहते हैं कि भाई मुर्दे तो आपस में नहीं मिलते हैं, उनकी तो मुलाकात नहीं हो सकती? लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, जो बुजुर्गों से कि अगर अच्छी हालत में देख रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर उनको बुरी हालत में देख रहे हैं, तकलीफ में देख रहे हैं ख्वाब के अंदर, तो फिर यही है कि उनके लिए सदका जारिया का एहतमाम किया जाए। ये तो हो गया बुजुर्गों को देखना, वो दोनों और आपने देखा कि जो पाक रमज़ान ट्रांसमिशन है उसमें सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं लोगों के, और इसके अलावा रूहानी इलाज की भी बात हो रही है और ये ट्रांसमिशन जारी है। लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत होंगी। इस ब्रेक के बाद नहीं करती तो फिर कुछ लोग मसीहा बनते हैं। सना हमारे साथ है, सना बक्सा मूसा, इनसे हम बात कर रहे हैं। ये लोग हीरो। सना, आप कुएं थर में आप लोग बना रहे हैं, वाटर पंप्स आप लगा रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, कितनी जानें आपने बचाई होंगी? जो कि हम बात करते रहते हैं कि थर में इतना नुकसान हो रहा है, कैसा महसूस होता है इस काम को करने के बाद? बहुत अच्छा महसूस होता है जब किसी को आप उनको, हम कहते हैं कि वी वांट टू मूव देम टू डिग्निफाइड लाइव्स, वी वांट टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। तो हम सिर्फ ना सिर्फ कुएं खोदते हैं जिससे उनकी पानी की तहफ़्फ़ुज़ होती है, बट हम वहाँ पे भी फिर किचन गार्डनिंग, हम फॉडर ट्री प्लांटेशन, बेयर ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं। मदद कर सकते हैं आप? इतना ज़बरदस्त काम करें, किस चीज़ की आपको मदद की ज़रूरत है जिसमें लोग आपके साथ आ सकें? हमें तो ज़कात, अतियात, डोनेशंस की मदद की ज़रूरत है कि हमें लोग फंड्स देंगे तो हम अपना काम मज़ीद बेहतर करेंगे, मज़ीद लोगों को रीच कर सकेंगे। फ्यूचर प्लान्स बता दें, लोग देख भी रहे हैं और ऑब्वियसली महीना भी ऐसा है कि लोगों ने ज़कात निकालनी भी है। कोई फ्यूचर प्लान्स थोड़े से मेंशन कर दें। हम लोग हमने वैसे तो पिछले 10 साल से रमज़ान अपील हमने की है। इस साल हम क्योंकि कराची में हीट वेव वगैरह आ रहा है तो हमने ये
कोशिश किया कि हम स्कूल चिल्ड्रन पे फोकस करें, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स लगवाना चाहते हैं। हम थर में मज़ीद डग वेल्स खोदने चाहते हैं और रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं। हम हीट वेव में रिलीफ कैंप्स लगवाना चाहते हैं। तो आप इसमें इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। इस तरह आप फलाही काम कर रही हैं। तो एक बहुत बड़े शख्स की हम बात करते हैं जो एक लेजेंड स्पोर्ट्स पर्सन तो थे ही, लेकिन लोगों की फलाह के लिए काम किया। मारूफ बरतानवी नहीं बल्कि हम बॉक्सर की बात कर रहे हैं। हम जो अमरीकी बॉक्सर थे और मुसलमान हुए और पूरी दुनिया में उन्होंने नाम बनाया, मोहम्मद अली, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और दुनिया भर से लोगों ने इसमें शिरकत की है। आज लुईविल जो उनका होम टाउन भी था, वहाँ जो थी वहाँ नमाज जनाजा अदा की गई और एक फ्रीडम सेंटर है उधर, वहाँ बहुत से लोग आए। उनकी जो सारी मुसलमान कम्युनिटी थी, उनके अपने बॉक्सर्स जो फ्रेंड्स थे, उनकी फैमिली जो थी, बहुत से जो उनके फैंस थे वो भी वहाँ आए और एक लाइन लगी हुई थी लुईविल में। हमने आपको पहले भी बताया था कि जुमे के दिन उनकी नमाज जनाजा होनी थी और आज वो अदा की गई। जी, लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके लुईविल में अदा की गई है। अजीम खिलाड़ी को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा और इमाम जैद शाकिर ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। लुईविल वो इलाका है, इसके फ्रीडम हॉल में मोहम्मद अली की नमाज जनाजा टीवी पर बराह रास्त नशर की गई। दुआया तकरीब में हजारों लोग शरीक हुए। मोहम्मद अली के आबाई घर के बाहर उनके आखिरी दीदार करने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। एक लेजेंड स्पोर्ट्स पर्सन की हमने बात की, मोहम्मद अली। दुनिया भर में लोग इनको चाहते थे, इनसे मोहब्बत करते थे और इनको हमेशा याद रखा जाएगा। ना सिर्फ इसलिए कि वो इनको ये कहा गया कि वो सेंचुरी के बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन थे, बल्कि उनके फलाही काम के लिए भी। अच्छा, आपको एक और भी खबर देनी है और ये स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है, तो आपको बता दें कि जो है यूरो कप जो है फुटबॉल इवेंट, जो कि एक बहुत मेगा फुटबॉल इवेंट है, वो आज शुरू हो रहा है। इसलिए जो सारे फुटबॉल लवर्स हैं पाकिस्तान में, वो तो हमें पता है कि आज टीवी स्क्रीन के साथ चिपके रहेंगे और वीकेंड भी है, तो हमने आपको ये भी बता दिया कि आपकी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो क्या हो सकती है। इसका आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। हैव अ ग्रेट वीकेंड।